इम्पोर्टेंट डेरिवेशन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से बोर्ड के लिए। तो पहली हमारी डेरिवेशन आती है जो हमारा एसी करंट है रेसिस्टिव प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो हमारे एसी करंट है उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। तो ये देखो ये हमारा एक रजिस्टर है, ये एसी सोर्स है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है, यहाँ से आई करंट फ्लो है। हम केवीएल लगाएंगे तो V माइनस आई आर बराबर 0, तो V बराबर आई आर। हमें दे रखा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V की जगह ये रख के बराबर आई आर। तो इस आर को याद ले जाओ तो V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी बराबर आई। हमें पता है कि V नॉट बाई आर ओम्स लो क्या कहता है, V बराबर आई आर, तो V नॉट बाई आर क्या होगा आई नॉट, क्योंकि V नॉट है तो आई नॉट, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे कोई फेस डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए जो हमारा करंट और जो वोल्टेज होती है वो सेम फेस में होते हैं। कौन से सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बिल्कुल सेम फेस में वोल्टेज भी है करंट भी है। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स वोल्टेज का ज्यादा होगा करंट का कम होगा। ये हो गया इसका ग्राफ। और ये देखो अगर हम इसका साइनोसाइडल वेव बनाए तो बिल्कुल सेम फेस में दोनों ग्राफ चल रहे हैं। ये है वोल्टेज का और ये रेड वाला है करंट का। ये आपकी 2 नंबर की डेरिवेशन थी, हो गई। अब इंडक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जब हमारा इंडक्टर लगा हो एसी सोर्स से तब क्या सीन होता है, तो आओ देखते हैं। ये हमारा एसी सोर्स है, ये इंडक्टर लगा है जिसकी ईएमएफ हम जानते हैं एल डी आई बाई डी टी होती है। केवीएल लगाएंगे तो V माइनस इसकी वोल्टेज मतलब एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, क्योंकि यही कंपोनेंट है सर्किट में। तो V की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी। V की वैल्यू दे रखी है हमें V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। मैं डी टी को उधर ले जाता हूँ और एल को भी उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा डी आई बराबर वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। आई का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, यहाँ पे डी आई है तो इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड पे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई बराबर वी नॉट बाई एल, और साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा था तो बाय में ओमेगा आ जाएगा। अब एल होता है हमारा ओमेगा एल, सबको पता है क्या होता है, एल बराबर ओमेगा एल वी नोट बाई ओमेगा एल, नहीं एल ओमेगा को साथ ले लिया, ठीक है, एल एल और ओमेगा को साथ ले लिया। अब हम कहते हैं जो हमारा ओमेगा एल है वो होता है एक्सी। एक्सी हमें क्या कहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस जो इंडक्टर लगा है उसका एक डेफिनेशन होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी कोई चीज प्रॉपर्टी होती होगी जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो हम इस ओमेगा एल की जगह हम एक्सी लिख सकते हैं। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या आ गई, ये एक तरीके का इसका रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है ना, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं एक्सी जो कि ओमेगा एल है। तो आप इसे ऐसे समझो कि वी नोट बाई आर लिखा है, ठीक है, वी नोट बाई आर लिखा है। ओमेगा एल क्या है, इस इंडक्टर का एक टाइप का रेजिस्टेंस है, तो ये वी नोट बाई आर लिखा है, तो वी नोट बाई आर क्या होगा, आई नोट होगा, और ये माइनस बाहर ले लिया, तो आई बराबर आई माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। और अब मुझे अगर साइन में चाहिए तो मैं इस अगर माइनस को इधर ले जाऊं तो साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ पे आ गया फेज डिफरेंस, ओमेगा टी था उसमें सिर्फ रेसिस्टर में, ये आ गया माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 क्या दिखा रहा है कि करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से पाई बाय 2 के फेज से, जो कि वो प्योर इंडक्टिव सर्किट में। इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, वोल्टेज पाई बाय 2 आगे है और करंट पाई बाय 2 पीछे है, ये पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस दोनों में है। वैसे ही वेव डायग्राम में ये पाई बाय 2 आगे है, ये पाई बाय 2 पीछे से चल रहा है, बात खत्म हुई। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आ जाते हैं तो यहाँ पे बस ये कैपेसिटर लगा होगा जिसपे अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज। केवीएल लगाएंगे तो हमें पता है क्यू बराबर सीवी होता है, तो इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी क्यू बाई सी। तो वी माइनस क्यू बाई सी बराबर 0, तो वी बराबर क्यू बाई सी, क्यू बराबर सीवी। और हमें पता है कि जो हमारा करंट होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब सीवी की जो भी होगी सीवी बाई डी टी, और वी की वैल्यू क्या है वी नोट साइन ओमेगा टी, मतलब सी वी नोट बाई, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिख दिया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। तो हमारी डायरेक्ट ऐसे एक्सप्रेशन आ गई आई बराबर सी वी नोट कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ से मैंने थोड़ा ढंग से लिख लिया कि आई बराबर ओमेगा सी वी नोट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू कोस ओमेगा टी। तो मैं इसे एक और कांस्टेंट कह देता हूँ जो कि मेरा आई नोट हो जाएगा। आई नोट क्या हो गया, ओमेगा सी वी नोट, क्योंकि सारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो आई बराबर कोस ओमेगा टी। अगर मुझे साइन में लिखना है तो मैं साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 लिखूंगा, तभी कोस आ सकता है, तो मैंने लिख दिया
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहाँ भी फेज डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस पाई बाय टू का, इसका मतलब है कि इस बार करंट आगे है वोल्टेज से पाई बाय टू फेज से, मतलब ये वोल्टेज है तो करंट इससे पाई बाय टू आगे है, ये वोल्टेज का है तो करंट इससे पाई बाय टू आगे से स्टार्ट हो रहा है। ये साइनोसाइडल ग्राफ है और ये लीनियर ग्राफ है, फेजर ग्राफ है, फेजर डायग्राम है। वेयर आई नोट क्या हो गया, ओमेगा सी वी नोट, मतलब मैं इसे अगर वी नोट बाई आर के टर्म्स में लिखूं तो वी नोट तो वही रहेगा और ओमेगा सी मेरे को 1 में लेके जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया एक्स सी, ये था एक्स एल, ये था एक्स एल जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया एक्स सी जिसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई नोट की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा नोट अपॉन एक्स सी, और एक्स सी क्या हो गया 1 बाई ओमेगा सी। एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, वेयर एक्स सी इज 1 बाई ओमेगा सी। ये क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बस इसे डेरिवेशन होगी। अब एलसीआर सर्किट में आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन सीधा 3 या 4 नंबर का आता है। तो इसमें एलसीआर सर्किट में हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों चीजें लगी होती है। वी इसकी अक्रॉस वोल्टेज होगी वीएल इसकी, इसकी अक्रॉस होगी वीसी इसकी, इसकी अक्रॉस होगी वीआर इसकी। तो हमें अब ज्ञान हो गया कि वी नोट क्या हो गया आई नोट इंटू आर, वी एल हो गया आई नोट इंटू एक्सएल और वीसी हो गया आई नोट इंटू एक्सी। फेजर डायग्राम में अगर हम सपोज करें कि जो हमारे वीएल की वोल्टेज है वो वीसी से ज्यादा है तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा वीएल माइनस वीसी, आएगा वी नोट, यहाँ आएगा वीआर। हम इसे वेक्टर की तरह सोल्व कर सकते हैं, तो बराबर वी नोट बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस कोस थीटा 90 है तो वो 0 हो जाएगा। मतलब वीएल की वैल्यू रखो आई नोट एक्सएल, वीसी की वैल्यू रखो आई नोट एक्सी प्लस आई नोट आर स्क्वायर। सब कुछ सोल्व करके आओगे तो ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस पूरे टर्म को आप जेड कह दो, जेड क्या होता है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, वही आई नोट इंटू आर, एक तरीके से रेजिस्टेंस ही है बट इसका नाम होगा इम्पिडेंस। एसी चैप्टर में बस नाम बदलेंगे, है तो मेन करंट वाला है चैप्टर जैसा ही। ये हो गया वी नोट बराबर आई नोट इंटू जेड, जेड हो गया इम्पिडेंस, तो जेड की वैल्यू क्या आई वी नोट अपॉन आई नोट, और जेड है किसके बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आती है रेजोनेटिंग कंडीशन। रेजोनेटिंग कंडीशन क्या कहती है हमारे को कि जब हमारा रेजोनेंस अकर्स होता है, जो हमारा एक्सएल और एक्सी होते हैं वो होते हैं बराबर। जब सर्किट में अगर रेजोनेंस है, रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम करंट जनरेटेड इन द सर्किट, वो तभी हो पाएगा जब हमारा एक्सएल बराबर एक्सी है। एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। हम यहाँ से अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाले, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे रेजोनेंस अकर हो जाए उसे कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। मुझे एफ की एक्सप्रेशन निकालनी है, ये आ जाएगी एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। एफ इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब एक कंडक्टर में अपनी सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, वो कितनी होती है उसकी डेरिवेशन भी आती है। तो हम मान लेते हैं कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L connected to a voltage source as E as shown in figure, ये फिगर बना देना। Let current at I instant be I, let if we know that power क्या होता है VI, V इसके केस में क्या होगा L di by dt और into I। तो ये पावर हमें ये भी पता है कि dw by dt होता है वर्क अपॉन टाइम पावर। सो मैं इसको और इसको बराबर कर सकता हूँ क्योंकि पावर मैंने यहाँ से निकाली एल आई डी आई बाई डी टी, और हमें पता है पावर ये भी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम बराबर एल डी आई बाई डी टी से डी टी गया तो वर्क क्या आ गया एल आई डी आई। ये छोटा सा वर्क है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई, कहाँ से कहाँ तक पीक करंट तक 0 से आई नोट तक। तो डी डब्ल्यू का पूरा इंटीग्रेशन वर्क बराबर एल कॉन्स्टेंट है भार, आई डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से आई नोट। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया वर्क बराबर हाफ एल आई नोट का स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सर्किट एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये क्या हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यू बी क्या है मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब आते हैं पावर इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में पावर कितनी होती है उसकी एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, वैसे आता नहीं तो छोड़ लीव कर दो, नहीं आता ये। अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें सबसे पहली एक बहुत फेमस डेफिनेशन डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। एक सेकंड कैमरा धुंधला हो गया।
क्लियर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में एक पहली फेमस डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ये हमारी एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। तो इसका रेडियस है आर। ये मेरा छोटा सा लाइन इंटीग्रल हो गया जिसे मैंने किया डीएल। डीएल क्या है हमारे पास, लाइन इंटीग्रल। यहां से जिस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां से इसके सेंटर की दूरी है एक्स, रेडियस है आर, और इस पॉइंट पे मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऐसे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल मैंने थीटा सपोज कर लिया। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या पे यहाँ पे कैसे आएगी, ऐसे डीबी ऐसे, और इसी पॉइंट के सर्कुलर अपोजिट पॉइंट में इसकी आएगी डीबी ऐसे। ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल। तो इसका इस वाला पार्ट हो गया डीबी कोस थीटा, इसका ये वाला पार्ट हो गया डीबी कोस थीटा। डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा का कंपोनेंट कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, डीबी बराबर आई नॉट म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे वो होता है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट का। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये से रूट कट गया तो डीबी हमारी इस पॉइंट पे आ गई, जो ये वाली डीबी है, ये आ गई म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें नेट फुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और हमें कंपोनेंट कौन सा चाहिए, डीबी का कोस वाला, क्योंकि ये वाले तो ऑपोजिट हो रहे हैं। कुछ बच्चे 2 dB cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं ऐसे सोच के कि हमने 2 से लिया है। ये बस जस्ट हम दिखा रहे हैं, हम एक ही कंपोनेंट से लेके, अगर आप 2 dB cos थीटा कर रहे हो ना तो आप लिमिट को यहाँ से यहाँ तक ही पुट करो। कुछ बच्चे करते हैं कि 2 dB cos थीटा भी ले रहे हैं और लिमिट को यहाँ से पूरा तक पुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। या तो आप 2 dB cos थीटा पुट करके लिमिट करो 0 से पाई आर, या तो आप अगर सिंगल डीबी कोस थीटा पुट कर रहे हो तो 0 से 2 पाई आर लिमिट पुट कर दो। तो मुझे कोस वाला कंपोनेंट लेना, मैंने सिंगल किया है, तो मैं डीबी कोस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा बराबर नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है मेरा, तो मैं कोस थीटा पहले निकाल के रख लेता हूँ। कोस थीटा यहाँ डायग्राम से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डीबी कोस थीटा, डीबी की वैल्यू ये है म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू ये उठा के रख दो, ये सारी कॉन्स्टेंट हम बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा आपका डीएल की लिमिट 0 से 2 पाई आर, डीएल की इंटीग्रेशन एल और 2 पाई आर लिमिट। तो यहाँ पे 2 पाई आर रखोगे, जैसे ही सब कुछ काट पिट के आओगे तो बी का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आओ नेक्स्ट हमारा आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका प्रूवमेंट आता है छोटा सा, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। ये उस जैसा है जैसे कि गॉस लॉ होता है ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the closed surfaces net charge enclosed upon में 1 upon epsilon नॉट टाइम्स, ऐसा कुछ होता है गॉस लॉ। ऐसी एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये स्टेट करता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड द बॉडी लूप, या फिर जो भी एम्पियर लूप। तो इसके प्रूफ में क्या करेंगे, कंसिडर ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर। कंसिडर ए लूप ऑफ रेडियस, ए लूप मैंने मान लिया जिसका रेडियस मैंने आर मान लिया। ये डीएल यहाँ पे इसका लाइन इंटीग्रल ले लिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। बी एंड डीएल आर सेम इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन और डीएल की भी सेम डायरेक्शन। तो बाय एम्पियर्स लॉ बी डॉट डीएल करेंगे। बी डॉट डीएल को लिखूंगा बी डीएल कोस 0, इनके बीच में एंगल 0 है। तो यहाँ पे बचा बी तो कॉन्स्टेंट है बाहर, तो बी इंटू डीएल। अब बी की वैल्यू सेंटर पे क्या होती है, स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डीएल की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर भी क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो क्या आया म्यू नॉट आई, जो कि ये कहता था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या आ गया म्यू नॉट आई। हमने एलएचएल पकड़ा और आरएचएल अपने आप ले गए, हेंस प्रूव्ड। इसके कुछ केस बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। केस 1 में क्या होता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जब हमारा आर इस रेडियस से बड़ा हो, तो वही एम्पियर लॉ से लगाएंगे। ये हमने गॉस एम्पियर लूप ले लिया, तो लिखेंगे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ये सर्कुलर है तो 0 से 2 पाई आर लिमिट, और इनके बीच में एंगल 0 है, तो डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट आई। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, ये निकल गई मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर रेडियस के बराबर है तो उस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और अगर आर छोटा है
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसी इसी एरिया में जितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा हमें पता है करंट डेंसिटी नाम की चीज पड़ी है कि हर अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो इस पूरे सरफेस में पाई आर स्क्वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 यूनिट सरफेस एरिया में आई अपॉन आई पाई आर स्क्वायर करेगा, और हमें स्मॉल रेडियस वाला सर्कल चाहिए, तो इतने में कितना करेगा, पाई आर स्क्वायर में कितना करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना करंट इसके इनसाइड होगा। तो जो हम म्यू नॉट आई इनसाइड लिखेंगे ना, तो हमें ये वाला करंट लिखना, डायरेक्ट आई नहीं लिखना, आई का कुछ पार्ट ही फ्लो करेगा इस एरिया में। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड रख दिया म्यू नॉट के साथ। और अब म्यू नॉट नहीं होगा, अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये किसी मीडियम का बना होगा, तो म्यू एम लिखेंगे, वो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो आपको म्यू नॉट नहीं म्यू एम लिखना, ये भी बच्चे गलती करते हैं और वो पकड़ लेते हैं। तो बी डॉट टू पाई आर इसे डायरेक्ट लिख दिया करो, बी डॉट टू पाई आर बराबर म्यू एम आई आर स्क्वायर, ये करंट की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस अपॉन दिस, कट कटा के ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सा है होलो सिलेंडर का, बिल्कुल सेम स्टेप करना है, बट इसमें जो इनसाइड आएगी, क्योंकि ये होलो है तो इनसाइड में कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो जीरो आ जाएगी, बस इतना नोटिस करना है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रूप। करंट कैरिंग पूरा सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वैसे तो इसका फॉर्मूला याद होता है सबको, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फिर भी डिराइव कर लेते हैं। तो ये भाषा लिख देना, कंसिडर दिस कैरिंग करंट आई, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस करंट इज प्रूफ, ये भाषा लिख लेना, मैं यहाँ पे पोस्ट करके देख लिया। फिर लिखेंगे अप्लाइंग बायोट-सावर्त लॉ, डीवी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 90 है, डीएल और आई के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में क्या है, डीएल इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 90 डिग्री का एंगल है। डीवी बराबर म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर देना म्यू नॉट आई अपॉन डीएल बाई आर स्क्वायर, तो ये सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स, ये कांस्टेंट, तो डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, वैल्यू पुट कर देना, तो फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल सा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सबसे इजी डेरिवेशन है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वन ऑफ द मोस्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज। तो सोलेनॉइड की ऐसी ड्राइंग बना देना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिख देना नंबर ऑफ टर्न्स n है। ऐसे करंट जब इसमें फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स, यहाँ होगी इनवर्ड्स, यहाँ ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ होगी आउटवर्ड्स और यहाँ होगी इनवर्ड्स। ऐसे मैं अभी दिखा नहीं सकता, तो देख लेना। तो यहाँ पर आपको एक लूप सा बना देना है, इसको सराउंड करता हुआ नेम कर देना ABCD। ABCD करोगे तो ये लिख देना, लेट ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एंड L एंड कैरिंग करंट I, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ये वही भाषा लिख देना। मेन हमें करना है कंसिडर लूप ABCD। AB में क्या होगा, बी डॉट डी एल AB BC CD DA, मतलब पूरे लूप के हर एक साइड से AB BD BC CD और DA, इतना लिख दिया। अब आपको एंगल देखना है, बी डॉट डी एल बराबर 0। देखो AB में करंट फ्लो कर रहा है, AB वाले लूप में करंट फ्लो कर रहा है, इधर नहीं कर रहा, इधर नहीं कर रहा, इधर नहीं कर रहा, मतलब इसी का इंटीग्रेशन होगा AB वाले का। बाकी BC AD और जो CD है ये सारे हो जाएंगे 0, बिकॉज इनमें जो B वेक्टर है और DL वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। तो हेयर बी डॉट डी एल नेट जो होगा वो इसकी वजह से बाकी सबका 0, तो बी डॉट डी एल आएगा बी डॉट डी एल कोस 0, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बराबर आ गया BL। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ लगाओ कि ये चीज किसके बराबर होते हैं, म्यू नॉट आई के, इसकी वैल्यू क्या है BL, तो BL बराबर म्यू नॉट आई, हमें B निकालना है, B आएगा म्यू नॉट आई अपॉन L, और अगर हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट NI अपॉन म्यू नॉट LI बराबर BL, B निकालना है तो B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन L, N बाई L को हमें इससे रिप्लेस कर देंगे n से, तो म्यू नॉट NI इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वेयर n बराबर n अपॉन L, लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे याद रख लेना, बात खत्म, ज्यादा नहीं पूछते। टोरॉइड का भी सेम है, बिल्कुल सेम है, आता नहीं है फिर भी लिख लो। टोरॉइड में भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बिकॉज कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, बिटवीन द टर्न्स वही म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई आर,
यहाँ पे एन अपॉन 2πr को हम एन कह देते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख देते लोग, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन बराबर एन अपॉन में 2πr। ये किताबों में ये वाला फॉर्मूला लिखा होता है, जस्ट लाइक सोलिनॉइड। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आई इनसाइड बराबर 0, तो बी बराबर 0। इनसाइड भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हमारे लूप के, तो बी बराबर 0। बस इसके इनसाइड फ्लो कर रहा है, तो वही आपको पहले जैसा ड्रामा करना है। अब आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, करंट कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। जनरली हम जनरल केस ले रहे हैं, एट एन एंगल थीटा रख दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर हमें याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है, NaL होते हैं। वेयर N क्या होता है उनकी डेंसिटी, करंट डेंसिटी नहीं, कैरियर डेंसिटी। फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये हमें पढ़ के आया है, F बराबर, ये कहाँ पढ़ा था, E इंटू वी क्रॉस बी। अभी हम वहाँ पे चैप्टर में पढ़ा होगा कि चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, E इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी को लिख दिया वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे V क्या होगा, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसलिए लिखा वी डी बी साइन थीटा, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फोर्स कितना लगा होगा, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स कितने हैं, ई डी बी साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लग रहा है इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, NaL, या फिर ALN, जो मर्जी लिख लो। तो जब आप इसे सारा लिखोगे, FT बराबर NeAVD साइन थीटा, तो इस पूरी कांस्टेंट टर्म को हमने मान लिया I। NeAVD I होता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा, NeAVD क्या होता है, I। नावेद करते हैं या फिर कोई वी ना करके याद करता है, तो NeAVD बराबर I। तो ये हो गया ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ I इंटू L क्रॉस बी, और जो L क्रॉस बी है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था, फोर्स ऑन ए कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लिखना है कि नॉर्मली की हमने पढ़ा है F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू वी क्रॉस बी, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर क्या होता है, NaL। N क्या होता है, कैरियर डेंसिटी। जब आप इसे इकट्ठा लिखोगे तो आपकी, जब आप सब कांस्टेंट को मिलाओगे तो आपका नावेद बन जाएगा। तो आप इस नावेद को यहाँ पे लिख देना, हमें पता है कि नावेद की वैल्यू क्या होती है, करंट। तो फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर क्या हो गया, ILB साइन थीटा, और डायरेक्शन है आपको L क्रॉस बी से दे देनी है। बात खत्म हुई। अब दो वायर कंसेक्यूटिव रखे हैं आपस में, ठीक है, दो वायर कंसेक्यूटिव रखे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स क्रिएट करेंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो वो एक्सपीरियंस करेंगे आपस में। ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो सबसे पहले आपको भाषा लिखनी है, कंसिडर टू infinite long straight carrying conductors X and Y carrying current I1 and I2 in the same direction. They are held parallel to each other at distance r, इनका separation r है. Since the magnetic field produced due to each conductor is हर कंडक्टर, जब मान लो कोई वायर करंट कैरिंग करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट करेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड से, मान लो ये मैंने करंट, वायर में करंट भेजा तो इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी। जब इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी तो दूसरी वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB साइन थीटा। और B एक इनफाइनाइट कंडक्टर कितनी जनरेट करता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। I यहाँ पे क्या है, I1 जो इसमें जा रहा है, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, B की जगह रख दो इसमें। अब देखो ये हम निकालेंगे पर यूनिट लेंथ वो कितना एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो एज करंट कैरिंग कंडक्टर लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे अब हम पूरी ये लेंथ नहीं लेंगे, ILB साइन थीटा होता है ना, तो L की जगह 1 लेंगे, क्योंकि हम 1 यूनिट लेंथ का निकालना चाहते हैं। तो F क्या होगा, I2 इंटू B, ठीक है, I2 इंटू B 1। I2 मतलब जो एक्सपीरियंस करेगा वो वाली वायर का करंट, L मतलब इसकी पर यूनिट लेंथ, और B1 मतलब इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। इसमें इसकी जगह B1 रख दो, साइन 90 मतलब
बी और उसके बीच में एल क्रॉस बी करोगे तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो F1 बराबर F क्या हो गया, इसे वैसे इससे दिखाते हैं, इसको इससे दिखाते हैं। F स्मॉल f बराबर टोटल फोर्स बाई में L, तो यहाँ पे L अपॉन में जो भी है, ठीक है, इसे इससे दिखाना, स्मॉल f से, बात खत्म हुई। I इंटू 1 इंटू बी वन साइन 90, v की वैल्यू रखो I2 इंटू, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। सिमिलरली ऐसे ही करोगे तो इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स लगेगा, यही सेम लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो अब देखो इन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट F1x परपेंडिकुलर टू x एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर इसका अपोजिट हो जाता कि अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते तो क्या होता, रिपल्शन हो जाती, ठीक है। ऐसे करके दिखा देना है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने ढेर सारी डेरिवेशन कर ली, देखो कितनी सारी कर ली, लगभग 26 मिनट में हमने लगभग हाफ 1.5 चैप्टर की डेरिवेशन कर ली। अगली के लिए जल्दी बनाएंगे वीडियो।